अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर राय देते हुए करार दिया है कि सेनेट इलेक्शन आइन और कानून के तहत होते हैं। अदालती राय पर मबनी मुख्तसर तहरीरी फैसले के मुताबिक इस मामले पर तफसीली राय बाद में दी जाएगी। ताहम सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट का जवाब यह है कि सेनेट इंतखाबात आइन और कानून के तहत होते हैं। ये इलेक्शन कमीशन का फर्ज है कि वो ईमानदाराना, मुनसिफाना और शफाफ अंदाज में इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाए और करप्ट प्रैक्टिसेस को रोका जाए। आइन के तहत इलेक्शन कमीशन इस बात का पाबंद है कि वो आर्टिकल 222 के तहत मिलने वाले मैंडेट को पूरा करने के लिए तमाम ज़रूरी इकदाम उठाए और यही आइन पार्लियामेंट को भी इंतखाबी मामलात में कानून साजी का इख्तियार देता है। ताहम यह कानून साजी ऐसी ना हो जिससे इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात को कम किया जा सके। आइन के आर्टिकल 220 के तहत वफाक और सूबों के तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज इस बात की पाबंद हैं कि वो इलेक्शन कमीशन और उसके कमिश्नर की मुआवनत करें। फैसले में लिखा है कि जहां तक सीक्रेसी ऑफ बैलेट का ताल्लुक है तो इस अदालत का 5 रुकनी बेंच 1967 में इसका जवाब नियाज अहमद और अजीजुद्दीन के केस में दे चुका है, जिसमें यह करार दिया गया था कि सीक्रेसी मुकम्मल नहीं होती, इसलिए बैलेट की सीक्रेसी को आइडियल या मुकम्मल होने की हद तक लागू नहीं होना चाहिए, बल्कि इंतखाबी अमल के लिए अगर ज़रूरत पड़े तो सियासी ज़रूरतों के तहत उसे अफशां किया जा सकता है। अदालत ने अपने मुख्तसर फैसले के आखिरी नुक्ते में लिखा कि इलेक्शन कमीशन पाबंद है कि वो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल समेत तमाम दस्तयाब ऑप्शंस का इस्तेमाल करे ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके इंतखाबात का इनेकाद मुनसिफाना और शफाफ अंदाज में हुआ है और करप्ट प्रैक्टिसेस की रोकथाम की गई है। ये 4 जजेस का अक्सरियती मुख्तसर फैसला है। जस्टिस याया आफरीदी ने इस फैसले से इख्तलाफ किया है और लिखा है कि सदारती रेफरेंस में सदर ने जो राय मांगी है वो आइन के आर्टिकल 186 के तहत एक कानूनी सवाल ही नहीं है, इसलिए उनके रेफरेंस को बिना किसी जवाब के वापस भेजा जाता है। इस फैसले की तफसीली वजूहात बाद में रिकॉर्ड की जाएंगी। फैसले पर रद्द-ए-अमल में अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन आईनी तौर पर पाबंद है कि सुप्रीम कोर्ट की राय पर अमल करे और उसे 3 मार्च के सेनेट इलेक्शन पर लागू करे। सुप्रीम कोर्ट की राय बाइंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को नज़रअंदाज करना या उसकी खिलाफ वर्जी करना तौहीन और मिसकंडक्ट के मुतरादिफ है। अटॉर्नी जनरल का कहना है कि अब जबकि यह करार दिया जा चुका है कि वोट का खुफिया रहना मुकम्मल और दायमी नहीं है, तो ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करे और बैलेट पेपर पर बार कोड या सीरियल नंबर वगैरह लगाने जैसे इकदाम करे। पोलिंग खुफिया बैलेट के जरिए होगी मगर सीक्रेसी वहीं ख़त्म हो जाएगी। अटॉर्नी जनरल ने मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन पाबंद है कि वो काबिल शनाख्त या काबिल तस्दीक बैलेट छापने का इंतजाम करे, जैसा कि इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत उसे इख्तियार दिया गया है कि वो बैलेट पेपर छापने के लिए कोई भी तरीक़ाकार इख्तियार कर सकता है। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक इलेक्शन एक्ट की मौजूदगी में अदालती राय को हतमी शक्ल देने के लिए किसी नए कानून की ज़रूरत नहीं है। आज दी गई अदालती राय की रोशनी में इलेक्शन कमीशन को ऐसा करना पड़ेगा। इलेक्शन के बाद अगर किसी मवाद या शवाहिद से करप्ट प्रैक्टिस जाहिर हो तो न सिर्फ पार्टी सरबराह बल्कि कोई आम शहरी भी किसी वोट देने वाले एमएनए या एमपीए के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से रुजू कर सकता है और अगर बादियों नज़र में केस बनता हो तो इलेक्शन कमीशन इस बात का पाबंद है कि तहकीकात करे और वोट को शनाख्त करके पता लगाए कि कोई करप्ट प्रैक्टिस हुई है या नहीं। अटॉर्नी जनरल का मजीद कहना था कि अगर इलेक्शन कमीशन ऐसा नहीं करता तो शिकायत कुनुंदा अदालत या ट्रिब्यूनल के पास जा सकता है, ये देखने के लिए कि वोट करप्ट प्रैक्टिस से डाला गया या नहीं। सुप्रीम कोर्ट की सेनेट इलेक्शन के हवाले से राय सामने आने के बाद हुकूमती वफ़द ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की, फिर अपोजिशन के वफ़द ने इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की। दोनों इस वक्त कह रहे हैं कि जो फैसला है वो हमारे मौक़िफ़ की तायीद करता है। हुकूमत भी ये कह रही है कि जी सीक्रेसी अब मुकम्मल तौर पर नहीं हो सकती। अपोजिशन कह रही है कि जो सदारती रेफरेंस था उसके बाद जो ऑर्डिनेंस था उसके बरखिलाफ राय आई है। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इलेक्शन होना है इसलिए सीक्रेसी बरकरार रहेगी। इस सब पर बात करने के लिए हुकूमत और अपोजिशन से तो रहनुमा हमारे साथ होंगे ही, मगर हमारे साथ सीनियर वकला का एक पैनल मौजूद है। हमारे साथ हामिद खान साहब मौजूद हैं, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, रशीद रिजवी साहब मौजूद हैं, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, सलमान अकरम राजा साहब मौजूद हैं, माहिर आइन कानून इरफान कादिर साहब मौजूद होंगे, साबिक अटॉर्नी जनरल। इसके अलावा वसीम सज्जाद साहब मौजूद हैं, साबिक चेयरमैन सेनेट। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले वसीम सज्जाद साहब, एक 1967 के केस की अदालत ने मिसाल दी है सीक्रेसी के हवाले से, एक 1986 का आपका केस है जिसमें अदालत ने एक करार दिया था कि बैलेट को रिजेक्ट किया था क्योंकि वो आइडेंटिफाइबल थे। वो क्या मिसाल है ज़रा बताइएगा, और क्या अदालत के फैसले को आप समझ रहे हैं कि वो इलेक्शन कमीशन के हवाले से है? केस कुछ यूँ था कि ये इलेक्शन हुए थे 1985 में
तो उस इलेक्शन के दौरान, सेनेट की इलेक्शन के दौरान कुछ वोट ऐसे थे जिस पे कुछ निशानात लगा दिए थे। मसलन ये जो वोट होता है इस पे प्रेफरेंस देनी होती है, यानी 1 2 3 लिखना होता है। कुछ लोगों ने 1 की जगह ONE1 लिख दिया, कुछ लोगों ने फर्स्ट की जगह 1ST लिख दिया, कुछ लोगों ने 1 लिख के उसके ऊपर सर्कल कर दिया, कुछ लोगों ने वहाँ पे कुछ निशान सितारे का या कुछ चांद तारे का निशान बना दिया। तो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया तो उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा निशान जिससे वोटर की निशानदेही हो सके वो कल अदम है। तो लिहाजा उन्होंने ये जो इस किस्म के वोट थे इनको वहाँ से निकाल के दोबारा उसकी गिनती की और वो फिर उसका जो भी नतीजा है वो उसका ऐलान किया। तो ये था 1986 का केस। ये जो दूसरा केस आप जिसका हवाला दे रहे हैं ये भी सुप्रीम कोर्ट का केस है। ये था केस 1962 के आइन के तहत, जिसमें ये इलेक्टोरल कॉलेज जो था उस वक्त बनाया गया, उसमें एक तनाज़ा आ गया था। इलेक्टोरल कॉलेज था वो जो नीचे लेवल पे इलेक्शन होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज बनाने के लिए, उसमें एक तनाज़ा आ गया था कि किसी ने किसी की वोट को चैलेंज किया था। और चैलेंज का मतलब ये होता है कि वो कह रहा है जी कि ये शख्स जो है ये असल में वो शख्स नहीं है जिसका नाम आपके सामने है, उसको कोई इम्पर्सनेट कर रहा है। तो चैलेंज वोट के लिए एक प्रोसीजर होता है, उसमें प्रिजाइडिंग अफसर को चाहिए कि वो काउंटर फॉइल पे भी उसकी तफसीलात लिख ले। एक अलग लिस्ट होती है चैलेंज वोट्स की, उसमें भी उसकी तफसील लिख ले। लेकिन यहाँ पे गलती से प्रिजाइडिंग अफसर ने बैलेट पेपर के ऊपर उसके जो तफसीलात थी वो लिख दी, उसका दस्तखत भी उसका नाम भी। तो सवाल ये उठा कि ये वोट जिस पे सीक्रेसी का वो नहीं रहा और उसकी शनाख्त हो गई है, क्या ये वोट वैलिड है या इनवैलिड है? हाई कोर्ट ने कहा ये इनवैलिड है और दोबारा इलेक्शन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया तो उन्होंने कहा जी कि अवलन तो ये गलती वोटर की नहीं है, ये गलती से प्रिजाइडिंग अफसर ने निशान या दस्तखत किए हैं। दूसरा ये है कि जब सीक्रेसी ऑफ बैलेट का देखा जाए तो एक चीज़ ये भी ज़हन में रखनी चाहिए कि ये बड़ी लो लेवल के इलेक्शन है, पार्लियामेंट का इलेक्शन नहीं है। और इस ज़िम्न में उन्होंने ये भी कहा था कि एब्सोल्यूट नहीं है, और जब कोई इन हालात में सीक्रेसी जो है वो जब एक प्रोसीजरल चीज़ में मजबूरी से आ जाए उससे इनवैलिड हम वोट नहीं देंगे। तो ये वाक़यात थे 1967 के केस की। तो बहरहाल उसका हवाला दिया गया है। तफसीलन जब फैसला आएगा तो मेरा ख्याल में ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या मंशा है, वो क्या चाहते हैं। अब हामिद खान साहब, तफसीली फैसला तो आया नहीं है। अदालत से सवाल जो ओपिनियन लिया गया था वो ये था कि अंडर द लॉ या फिर कॉन्स्टिट्यूशन, और अदालत ने बता दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत होते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन के तहत तो सीक्रेसी है, मगर हुकूमत कह रही है कि क्योंकि 1967 के जजमेंट के हवाला दे दिया, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का कह दिया, इसलिए बाइंडिंग हो गया इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि जो 3 मार्च का इलेक्शन है वो ऐसे ही कराए कि जो बैलेट है वो ट्रेसेबल हो टेक्नोलॉजी के जरिए, या तो बारकोड लगा दें, सीरियल नंबर लगा दें। आप किस तरह देख रहे हैं इस फैसले को? जी, मैं समझता हूँ ये मौक़िफ़ बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये बड़ी वाज़ेह है जब उन्होंने शुरू में कहा है कि सेनेट के इलेक्शंस जो हैं वो आइन के तहत होंगे, कानून के तहत होंगे। तो आइन के तहत जो इलेक्शन होगा वो उसमें आर्टिकल 226 आ जाएगा, जिसमें वाज़ेह है कि सीक्रेसी ऑफ बैलेट होगा सिवाय वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के इंतख़ाबात के। इससे वजाहत से और कोई बात नहीं कही जा सकती थी। इसलिए इलेक्शन जो है वो तो होगा ही सीक्रेट बैलेट से। जो बात ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी और तरीके से भी हो सकता है, वो बात नहीं है। इसको वसीम सज्जाद साहब ने भी समझा दिया कि 67 की जो जजमेंट की बात कर रहे हैं उसका एक कॉन्टेक्स्ट था, उसका उन्होंने वाक़यात भी बताए हैं। लेकिन एक बात मैं और ऐड कर दूं, उसमें उन्होंने कहा था कि वोट का जो हक है वो फ़ौक़ियत ले जाएगा सीक्रेसी के ऊपर। यानी अगर कोई शख्स डिसेबल्ड है, कोई शख्स फिज़िकली डिसेबल्ड है या आँखों से अंधा है, तो इस खातर उसका राइट ऑफ वोट नहीं जाना जाएगा कि वो फिज़िकली इनकैपेसिटेटेड है। वो किसी की अगर मदद लेता है अपना वोट कास्ट करने के लिए तो सीक्रेसी
बेशक किसी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ होती है, लेकिन राइट ऑफ वोट जो है वो उसके ऊपर प्रिवेल करेगा। और यही बात उन्होंने कही थी, बहुत एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में कही थी। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में सीक्रेसी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, और उसकी वजूहात भी ये दो बताई हैं उसमें, एक ब्लाइंडनेस, दूसरा फिजिकल इनकैपेसिटी। हर जो शख्स इन सफ़र नहीं कर रहा इन दोनों मुश्किलात से, उस पर कोई वो हरगिज़ सीक्रेसी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। और रशीद रिजवी साहब, आप फैसले को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अदालत ने ज़ाहिर है जो बुनियादी ओपिनियन मांगा गया था उसमें तो कह दिया कि आइन के तहत होंगे, मगर साथ में जब ये भी कह दिया कि जी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें ताकि इलेक्शन ट्रांसपेरेंट हो सके, और साथ में 1967 के जजमेंट का भी हवाला दे दिया, तो ये जजमेंट वाकई क्लियर है या वाज़े जजमेंट नहीं है जिसकी वजह से अपोजिशन अपनी इंटरप्रिटेशन कर रही है, हुकूमत अपनी कर रही है? और हुकूमत तो कह रही है बाइंडिंग हो गया, अटॉर्नी जनरल साहब कह रहे हैं बाइंडिंग हो गया। देखें, आर्टिकल 186 का जो रेफरेंस था वो बहुत लिमिटेड था रिगार्डिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 226 कि क्या सेनेट के इलेक्शन भी 226 के तहत हो सकते हैं अंडर सीक्रेट बैलेटिंग। सवाल ये था, और सुप्रीम कोर्ट ने इसका जवाब दे दिया, बहुत सही जवाब दिया कि सेनेट के इलेक्शन भी आर्टिकल 226 के तहत होंगे और सीक्रेट बैलेटिंग के होंगे। कन्फ्यूजन वहाँ से शुरू हो रही है, मिस इंटरप्रिटेशन उस वक्त शुरू हो रही है जब उन्होंने 218(3) का और 222 के भी हवाले दे दिए। ये कभी रेफरेंस का पार्ट ही नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट को वहीं रुक जाना था, वहीं फुल स्टॉप लगा देना था इस सवाल के जवाब में। ये कहना कि जी आर्टिकल इसके तहत इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारियां हैं, इंतज़ामिया की ये जिम्मेदारियां हैं, पार्लियामेंट की ये जिम्मेदारी है, इसको कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। आर्टिकल 226 इलेक्शन कमीशन पर बाइंडिंग है और रहेगा। और जैसे वसीम सज्जाद साहब ने और हामिद खान साहब ने बताया है कि आप इसके अगेंस्ट जा ही नहीं सकते। लाख इलेक्ट्रॉनिक प्रोसीजर अडॉप्ट करें, लाख साइंटिफिक प्रोसेस अडॉप्ट करें, उसके तहत सीक्रेसी ऑफ बैलेट ख़त्म नहीं हो जाएगा। उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसको इंश्योर करने के लिए तो आप टेक्नोलॉजी की मदद ले सकते हैं, लेकिन उसको एक्सपोज करने की नहीं। दूसरी बात यह है, आपके अटॉर्नी जनरल करप्ट प्रैक्टिसेस की बात कर रहे हैं, ज़रा इनसे ये तो पूछें कि कॉन्स्टिट्यूशन में या इलेक्शन एक्ट 217 में कहीं डिफाइन हुआ इलेक्शन करप्ट प्रैक्टिसेस में ये बात कही गई है कि अगर एक सेनेट में एक पार्टी का वोटर अपनी पार्टी को ना दे तो ये करप्ट प्रैक्टिस है? कहीं डिफाइन नहीं है लॉ में, तो ये किस तरह से कह रहे हैं कि दिस विल बी करप्ट प्रैक्टिस। और सलमान कबीर साहब, 3 मार्च परसों इलेक्शन है और हुकूमत ये कह रही है कि जी यही ऑप्शन है कि इलेक्शन कमीशन अब यह वाला जो इलेक्शन है ये इस फैसले की रोशनी में टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए ट्रेसेबल वोट के जरिए कराए, और वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि ये बाइंडिंग है। अब हुकूमत ऑर्डिनेंस इसलिए लेके आई थी कि अगर अदालती फैसला सपोर्ट में आ जाए कि जी आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बगैर भी आप कर सकते हैं ओपन बैलेट के जरिए, तो ऑर्डिनेंस इसलिए हम लाए हैं क्योंकि अगर एक दफ़ा स्केड्यूल अनाउंस हो गया तो फिर उसके बाद हम कोई तब्दीली कर नहीं सकते, इसलिए पहले ऑर्डिनेंस ले आए हैं। अब अगर ऑर्डिनेंस ही नहीं रहा तो क्या तब्दीली हो सकती है और वाकई एक मुख्तसर ऑर्डर के तहत बाइंडिंग हो गया इलेक्शन कमीशन के ऊपर? जी, मेरी राय में बिल्कुल नहीं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तमाम तर मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद पे छोड़ दिया है। उन्होंने ये कहा है अपनी एक तशरीह करने के बाद कि आइन के आर्टिकल 226 की सीक्रेसी हतमी नहीं है, उस बारे में मैं कुछ अर्ज करूंगा, लेकिन एक लम्हे के लिए अगर इस बात को हम साइड पे रखते हैं, उन्होंने कहा सिर्फ इतना है कि अब इलेक्शन कमीशन फैसला करे कि क्या करना है। इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में ये शामिल है कि इलेक्शन कमीशन ये कहे कि अभी हमें कुछ नहीं करना, इलेक्शन 3 मार्च को हो रहा है, जो कवायद मौजूद है उन्हीं के तहत होगा, जो कानून मौजूद है उन्हीं के तहत होगा, क्योंकि यह इलेक्शन कमीशन का सवाबदीदी इख्तियार है कि वो क्या जरूरी समझता है।
ये कह देना कि रातों रात आनन फानन कोई हम नए कवायद वज़ा करेंगे, ये भी एक कवायद साजी का जो अमल है उससे एक मजाक होगा। कवायद रूल्स ऐसे नहीं बनते, मुशावरत होती है, गौर व ख्वाज होता है, उसके बाद सोचा जाता है कि हमने बैलेट पेपर को तब्दील करना है नहीं करना। बैलेट पेपर का स्टेटस एक रूल का स्टेटस है। अगर बैलेट पेपर पे आपने किसी की तस्वीर छापनी है, मेरी नजर में अगर आप बार कोड लगाते हैं तो उससे बेहतर है आप तस्वीर ही छाप दें वोटर की। कोई फर्क नहीं है टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए बार कोड लगाने में और वोटर की तस्वीर, अंगूठे का निशान या दस्तखत जब्त करने में। अब ये तमाम बातें इतनी मैं समझता हूँ दूररस हैं इनके आईनी निजाम पर, आइन के तहत होने वाले इलेक्शनों पर। सिर्फ सेनेट नहीं, बाकी तमाम इलेक्शन भी जो आईने पाकिस्तान के तहत होती है उन पर इतना बड़ा असर है कि कोई चीज रातों रात आनन फानन नहीं होनी चाहिए। जो राय अटॉर्नी जनरल की तरफ से आ रही है या दीगर जो हुकूमती कानूनी मुशीरान हैं, उसको अगर मान लिया जाए तो फिर आइन के आर्टिकल 226 की कोई तुक नहीं रहती। उसको आप आइन से हज़फ समझें अगर उनकी राय को माना जाए। मेरी नजर में ये सुप्रीम कोर्ट की राय नहीं है। दूसरी बात जो 66 की जजमेंट है उसको अगर आप बगौर पढ़ें, वसीम सज्जाद साहब ने बहुत खूबसूरत उसकी तफसीस की। उसमें वाज़ेह सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि हम आइन के आर्टिकल 172 जो उस वक्त का आइन था 62 का, उसमें ये हमारे आज के 226 से जो मिलती जुलती शक्ति थी वो 172 थी। उन्होंने कहा हम आइन के 172 के हवाले से कुछ नहीं कहते। वहां बिल्कुल मामला सिर्फ इतना था कि एक वोटर जिसका अपना कोई कसूर नहीं है, क्या उसके वोट को जाया कर दिया जाए प्रिजाइडिंग अफसर की गलती की वजह से। उन्होंने कहा इस सूरत में हम इस वोट को जाया नहीं होने देंगे इस बुनियाद पर कि अब ये सीक्रेट नहीं रहा। वहां ये उसका बड़ा महदूद तनाजुर था उस मुकदमे का, और आईनी शक के हवाले से वाज़ेह उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कोई राय नहीं देते। अब आज जो राय आई है ये बिल्कुल तशरीह तलब है, ये वाज़ेह नहीं है। अगर इस राय से वो मतलब लिया जाए जो हुकूमत ले रही है, जो अटॉर्नी जनरल साहब ले रहे हैं, तो फिर आइन के आर्टिकल 226 की कोई वक़्त नहीं रहती। ये कहना कि कल को कोई भी वोटर या पार्टी का लीडर जाकर ये तकाजा कर सकता है चूंकि सीटें मेरी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं आई सेनेट में, इसलिए मुझे बैलेट पेपर दिखाए जाए, ये कहां से करप्ट प्रैक्टिस की तशरीह में आ गया या जुमरे में आ गया। इसका फैसला सरेदस्त तो इलेक्शन कमीशन को करना है, लेकिन यहाँ गुंजाइश पैदा हो गई है आम कानून साजी के जरिए भी। कल को अगर पार्लियामान ये कह दे कि तवक्कुआत से कम सीट आना भी करप्ट प्रैक्टिस है, तो एक बहुत मुश्किल सूरत हाल पैदा हो जाएगी आईनी शक के हवाले से। तो आइन का एहतराम हमें मलहूज रखते हुए आगे बढ़ना है। ये एक राय सामने आ गई है, इसको बहुत मतानत और बहुत एक बुर्दबारी के एहसास और जिम्मेदारी के एहसास के तहत आगे बढ़ना है। ये इमीडिएट किसी सियासी मार्के का मामला नहीं है कि 3 मार्च को इलेक्शन जीतना है, इसलिए हम आइन की एक ऐसी शक्ल बना दें जो आज तक किसी ने तसव्वुर नहीं की। पिछले 50 साल में तमाम दुनिया में सीक्रेट बैलेट का एक तसव्वुर उभरा है, और वो यही है कि सीक्रेसी अगर मुकम्मल नहीं है तो देन इट इज समथिंग लेस देन सीक्रेसी। ये बात सामने रख के अब हमें आगे बढ़ना होगा। वसीम सज्जाद साहब, आपने 2 जजमेंट्स का तो बताया, मगर आप क्या समझते हैं कि वाकई अब इलेक्शन कमीशन को एक ट्रेसेबल करके और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत ही इलेक्शन कराना होगा, या अगर अदालत ने कहा है कि आइन के तहत होगा तो आइन का जो आर्टिकल 226 कहता है उसके तहत सीक्रेसी की पासदारी करनी होगी इलेक्शन कमीशन को? देखें जी, जो मेरी ज़ाती राय इस बारे में, सवाल ये था कि क्या इलेक्शन सेनेट के आइन के तहत होते हैं या आम कानून के तहत होते हैं। अगर आइन के तहत होते हैं तो फिर आर्टिकल 226 के तहत ये खुफिया रायशुमारी के तहत होगा। उसका जवाब तो बड़ा वाज़ेह तौर पे आ गया है कि ये आर्टिकल 226 के तहत होते हैं, आइन के तहत होते हैं, लिहाजा खुफिया रायशुमारी होगी। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की कि वो करप्ट प्रैक्टिसेस को रोके और जो भी तरीक़ाकार इस्तेमाल करना है ताकि शफाफ तरीके से हो। मैं इससे ये समझता हूँ कि वोट देना, किसको देना, ये तो आ जाता है सीक्रेट बैलेट के ज़ुमरे में, और सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आप इसको सीरियल नंबर दें या उस पर बार कोड लगाएं, क्योंकि अगर ये मंशा होता तो वो कह देते। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि आप करप्ट प्रैक्टिस रोकने के लिए, वोटिंग का नहीं कहा उन्होंने कहा है करप्ट प्रैक्टिस। करप्ट प्रैक्टिस का मतलब ये है कि कोई खरीद फरोख्त हो रही है, कोई रिश्वत ले
रहा है, कोई दबाव डाल रहा है, उसके ज़रिए वोट ले रहा है, उसको रोकने के लिए आप जो भी इकदाम कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी करें। उन्होंने वजाहत नहीं की कि किस किस्म की टेक्नोलॉजी हो सकती है, लेकिन वोट सीक्रेसी को अगर कुछ भी वायलेशन किया गया तो फिर वो आर्टिकल 226 जो है वो बेमानी हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में ये जो आ रही है, आरा मुख्तलिफ आ रही हैं, अगर कोई भी राय ऐसी है जिससे आर्टिकल 226 बेमानी हो जाए, वो मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं होगी। लेकिन कोई भी आ रहा कि जी खुफिया भी रहे लेकिन शफाफियत हो, यानी रिश्वत ना हो, बदनुआनी ना हो, उस सिलसिले में जो भी इकदाम किए जाएं। और कुछ इलेक्शन कमीशन ने कर भी दिए हैं, उन्होंने एफिडेविट भी ले लिए हैं जो सेनेट के उम्मीदवार हैं, उन्होंने इंक्वायरी भी शुरू कर दी है उस वीडियो पे जो कि आई थी जिसमें पैसे लेन देन का नज़र आ रहा है। तो ये इकदाम कर रहे हैं, हो सकता है आइंदा कोई ज़्यादा सख्ती से कोई कार्रवाई भी करें, लेकिन अगर 226 की नफ़ी होती है तो वो शायद दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि 226 के तहत खुफिया रायशुमारी होगी। मैं हामिद खान साहब आपकी तरफ आते हुए, और मैं साहब आपका बहुत शुक्रिया, इरफान काजी साहब भी हमारे साथ होंगे। हामिद खान साहब, क्या अगर इलेक्शन कमीशन वैसे ही करा देता है सीक्रेट बैलेट के जरिए जिस तरीके से वो कराने जा रहा था, तो क्या हुकूमत इसको फिर अदालत में चैलेंज कर सकती है? इलेक्शन कमीशन के हवाले से ये भी आया कि जी कंटेम्प्ट का मामला भी हो सकता है, रेफरेंस भी हो सकता है, ये बातें भी की गई, या इलेक्शन ये जजमेंट यही कह रही है कि ट्रांसपेरेंटली कराए, बेशक उसके लिए टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करे तो करे, ना कि ये कह रही है कि जी आप वोट ट्रेस करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें जैसे हुकूमत कह रही। ये बिल्कुल सही है। यही बात जो कि शजाद साहब ने कही है कि आर्टिकल 226 को हम किसी तरह भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। सीक्रेट बैलेट तो होगा और ये आइन की एक डिक्टेट है और उसको फॉलो करना पड़ेगा, और उसको आगे बढ़ाने के लिए जो भी इकदाम इलेक्शन कमीशन करेगा वो बिल्कुल आइन के और कानून के मुताबिक होंगे। और इस बात पर जो अगर खौफ में मुब्तला कोई कर रहा है कि ये रेफरेंस हो जाएगा, हम चैलेंज कर लेंगे, तो बेशक करते फिरें, मेरा नहीं ख्याल उससे कोई फ़र्क पड़ता है। बात तो देखने वाली ये है कि जिन शिकों का जिक्र किया है वो शिकों के मुताबिक ही, उसकी रूह के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करा दिए। लेकिन सीक्रेसी के बारे में अगर किसी का ख्याल है कि हम इलेक्शन कमीशन को खौफजदा करके सीक्रेसी को ख़त्म कर सकते हैं, तो वो इस राय की सुप्रीम की मकासद में से नहीं है। मैं समझता हूँ ये मकसद बड़ा वाज़ेह है और इसको मिस इंटरप्रेट करने की कोशिश की जा रही है ताकि अटॉर्नी जनरल साहब जो कि सुप्रीम कोर्ट को नहीं मना सके अपने आर्गूमेंट से, अब वो अपनी तरफ से तरह तरह की तशरीहें करने की कोशिश कर रहे हैं इस ओपिनियन की जो कि नहीं बनती। रिजवी साहब आप बताइएगा, आपको लगता है बाद में चैलेंज हो सकता है? जो इलेक्शन होगा वो हतमी ही होगा, और सीक्रेट का मतलब जो इलेक्शन कमीशन की पहले पोजीशन थी अदालत में, हालांकि अदालत की तरफ से बार बार उनसे पूछा गया, उन्होंने तहरीरी जवाब में भी कहा कि सीक्रेट का मतलब है दायमी तौर पर सीक्रेट, हमेशा के लिए सीक्रेट। ये कह तो नहीं सकते कि ये चैलेंज करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को उसी राह पे चलना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपना बयान दिया था, वही इन लाइन विद आर्टिकल 226 है, उसी के तहत वो चले। तो मैं समझता हूँ कि अगर चैलेंज भी होता है तो आर्टिकल 226 को आप किसी तरीके से डिसॉल्व नहीं कर सकते, लाइटर नहीं कर सकते, और ये मैं समझता हूँ फिर तो सारा इलेक्शन, इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन का वही ख़त्म हो जाएगा तसव्वुर। इरफान काजी साहब, आप किस तरह इंटरप्रेट कर रहे हैं इस जजमेंट को? मैं समझता हूँ कि इस जजमेंट में बिल्कुल वाज़े कर दिया गया है कि सेनेट का इलेक्शन जो है वो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ है। और जब आप कहते हैं कि इलेक्शन सेनेट का कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के नीचे है, तो इसका मतलब है कि आर्टिकल 226 जो है वो रेलेवेंट है सेनेट के इलेक्शंस के लिए। और अगर आर्टिकल 226 रेलेवेंट है तो आर्टिकल 226 में तो साफ तौर पे लिखा हुआ है कि इलेक्शंस जो हैं वो सीक्रेट बैलेट से होंगे।
तो मेरे नज़दीक तो इसमें कोई इस किस्म का उभाम है ही नहीं कि क्या ये ओपन बैलेट से होंगे कि सीक्रेट बैलेट से होंगे। तो लिहाजा वो जो मेन क्वेश्चन जो रेफरेंस में पूछा गया है वो तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कह के आंसर कर दिया है कि सेनेट के इलेक्शन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है, और आइन ने बिल्कुल क्लियर कर दी है इस चीज़ को कि ये बाय सीक्रेट बैलेट होंगे। अब उस ऑर्डर में कुछ आगे भी कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, वो तमाम जो सब्सिक्वेंट पैराग्राफ्स हैं इसके बाद वो तो रेफरेंस में क्वेश्चन उठाए ही नहीं गए। मसलन ये कोई क्वेश्चन नहीं उठाया गया कि 218 में इलेक्शन कमीशन का क्या दायरा इख्तियार है, या 220 में या 222 आर्टिकल में इलेक्शन कमीशन ने अपने आप को कैसे कंडक्ट करना है। भरकैफ सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी बातें लिखी हैं, लेकिन रेफरेंस से इन सारी चीज़ों का ताल्लुक नहीं है। अब उन्होंने सीक्रेसी ऑफ बैलेट पे बात की है कि सीक्रेसी ऑफ बैलेट जो है वो एब्सोल्यूट होगी, परपेचुअल होगी, या कि उसको टेम्पर विद किया जा सकता है। तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक केस पे रिलाई किया जो 1967 का कोई न्याज केस है। 1967 में तो 73 कॉन्स्टिट्यूशन आया ही नहीं था। आर्टिकल 226 जो मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन का, ये तो 73 में आया, और इस पर एक ही केस है वो वसीम सज्जाद साहब का है, जिसमें कि बड़े क्लैरिटी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो इलेक्शंस हैं ये सीक्रेट बैलेट से होंगे, और अगर किसी ने बैलेट पे किसी तरह के मार्क्स और फिगर्स या कोई एक्सप्रेस किया, कोई निशानियां लगाई हैं, तो वो उस तरह के वोट्स को इनवैलिडेट कर दिया था, जो कि इस बात की तायीद है कि सीक्रेट बैलेट का मतलब है कि सीक्रेसी इज़ परपेचुअल। तो ये गो के क्वेश्चन रेफरेंस में नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पे भी बात की है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैं तो ज़्यादा मुतासिर ऑर्डर से हुआ हूँ जो या अफरीदी साहब ने जो ऑर्डर किया है। मेरे नज़दीक वो ऑर्डर बिल्कुल सही है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने सदर पाकिस्तान ने तो ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं रखा जिसको कि हम आंसर करते, और चूँकि कोई ऐसा कानूनी नुक्ता हमारे सामने नहीं रखा गया, तो जिससे कि लगता है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि आर्टिकल 226 तो बड़ा क्लियर है, उसके बाद हमारी राय की क्या ज़रूरत रह जाती है या हमारी राय की क्या रेलेवेंस रह जाती है। तो मैं समझता हूँ कि वो 4 जजेस का जो व्यू है वो मेरी दानिश में तो सही नहीं है, बल्कि या अफरीदी साहब ने जो व्यू एक्सप्रेस किया वो ज़्यादा लॉजिकल, लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल है। सरवण साहब, अब आमतौर पर क्योंकि ये ओपिनियन मांगा गया था, जो दो पार्टीज़ के दरमियान फैसले हों, अदालत फैसला देती है, एक शॉर्ट ऑर्डर ज़मानत का फैसला हो जिसे फौरी तौर पर अमल दरामद करना होता है, और कहती है कि जी हम बाद में इसका तफसीली फैसला देंगे। अभी एक ओपिनियन मांगा गया था, इसका शॉर्ट फैसला आ गया है, बाद में अगर एक तफसीली फैसला आएगा तो इतना बड़ा इलेक्शन, इतने बड़े इकदाम इलेक्शन कमीशन इस शॉर्ट ऑर्डर की बुनियाद पर, जैसा कि हुकूमत कह रही है, होगा करने का पाबंद। आपकी हतमी राय इस हवाले से क्या है जो परसों इलेक्शन होना है? मेरी तो यही गुजारिश है कि ये कानूनी राय दी है सुप्रीम कोर्ट ने, इलेक्शन कमीशन को कोई हुक्म नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन को सिर्फ ये याद दिलाया है कि आपके पास तमाम इख्तियारात हैं, और जिस इदारे के पास इख्तियार होता है उसकी सवाबदीद है उससे उस इख्तियार को कब इस्तेमाल करना है। आज दिन तक 20 इलेक्शन हो चुके हैं आईन पाकिस्तान के तहत, ये तशरीह या ताबीर के सीक्रेसी दायमी नहीं है, आज तक नहीं अपनाई। अब आइंदा अगर इसको अपनाना है, किन हालात में अपनाना है, उसके लिए बड़ी तफसीली मैं समझता हूँ रूल मेकिंग करनी पड़ेगी इलेक्शन कमीशन को। एक दिन में ये नहीं हो सकता। इलेक्शन शेड्यूल के वक्त जो कानून था उसी के तहत 3 मार्च को इलेक्शन होना चाहिए, कोई इसमें जल्दबाजी की जरूरत नहीं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। मिरफान गाजी साहब, आपसे एक आखिरी सवाल कर लूँ, क्योंकि ज़ाहिर है जो अटॉर्नी जनरल साहब का मौक़िफ़ है या फिर हुकूमत का मौक़िफ़ है बाइंडिंग का, उस पर तमाम सीनियर वकला ने राय दी है, आप किस पर क्या राय है? मेरा ख्याल है अटर्नी जनरल साहब को ज़रा ज़्यादा गौर व खौस करना चाहिए, क्योंकि ये एडवाइज़री जुरिस्डिक्शन है, और एडवाइज़री जुरिस्डिक्शन में उन्होंने बात की है कि इलेक्शंस को कंडक्ट किस तरह से करना है, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग्स है उसमें जो इलेक्शन कमीशन है वो ज़ैली इदारा नहीं है सुप्रीम कोर्ट का कि सुप्रीम कोर्ट उनको कोई सरमनाइज़ करे या उनको कोई बाय वे ऑफ गाइडेंस बातें करे। और रेफरेंस में भी इस चीज़ की कोई सवाल उनसे नहीं उठाया गया सुप्रीम कोर्ट से। तो ये अटर्नी जनरल की राय जो है मैं बिल्कुल उससे मुत्तफिक नहीं हूँ, और मेरे नज़दीक इसमें कोई उभाम नहीं है, क्योंकि इलेक्शंस जो है वो इंडिपेंडेंटली आइन के नीचे इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सुप्रीम कोर्ट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और जो इंडिपेंडेंस इलेक्शन कमीशन को दी गई है वो कंप्लीट है, और वो किसी तरह भी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के ताबे नहीं है।
और ख़ास तौर पे एक ऐसी एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन में अगर सुप्रीम कोर्ट की कोई ख्वाहिशात हैं तो वो ख्वाहिशात जो हैं वो कानून की हैसियत नहीं रखती, वो उनका ओपिनियन है जो कि इलेक्शन मैटर्स में तो बिल्कुल ही बाइंडिंग नहीं है। और अगर इसको आप सारे गौर से देखें तो ये कोई सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं दिया जिसमें कि हम कहते हैं कि फैसले के दो हिस्से होते हैं, एक रेशो डिसिडेंडाई और एक ऑर्बिटर डिक्टा। ये तो ना रेशो डिसिडेंडाई है ना ऑर्बिटर डिक्टा है, ये तो एक ओपिनियन है जो कि उसकी कोई ऐसी कानूनी हैसियत नहीं है जिस पे कि सुप्रीम कोर्ट किसी को कोई कंटेम्प्ट लगा सके। और इलेक्शन कमीशन चूँकि आइन में खुद मुख्तार है इन सारी चीज़ों के बारे में, लिहाजा ये बिल्कुल बाइंडिंग नहीं है इलेक्शन कमीशन पे ये व्यूज़ जो है। बहुत शुक्रिया सीनियर वकला की राय आपने सुनी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। अपोजिशन भी आज इलेक्शन कमीशन गई, हुकूमत भी, दोनों से बात करेंगे ब्रेक के बाद। आज हुकूमत भी इलेक्शन कमीशन गई, ऑपोजिशन भी इलेक्शन कमीशन गई। इस वक्त ऑपोजिशन से शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। भाई साहब आप भी आज इलेक्शन कमीशन के पास गए, उनकी तरफ से आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि गवर्नमेंट का तो बड़ा क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू है, आपने क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखा और आपको क्या जवाब मिला? देखिए, हमारी इंटरप्रिटेशन ये है कि जो रेफरेंस आया था वो ये था कि आर्टिकल जो 226 है जिसके अंदर सीक्रेसी है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ओपिनियन दे। सुप्रीम कोर्ट ओपिनियन दे दिया कि सीक्रेसी लाजमी है। उसके साथ ही उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस की हैं कि एब्सोलूट सीक्रेसी को उन्होंने डिफाइन करने की कोशिश की है, और एक पुराने केस का जो एक अंधे शख्स का कोई 67 या कोई इस ज़माने का केस है उसका भी उन्होंने रेफ़र किया है, और सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि आप इलेक्शन को शफाफ बनाएं। अब जब डिटेल्ड ऑर्डर आएगा तो ये पता चलेगा कि क्या वो रिकमेंडेशंस हैं, क्या वो ऑब्जर्वेशंस हैं, इन सब बातों की हैसियत क्या है। और जो भी ये बात हुई उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको शायद आइन में तरमीम करनी पड़े, या शायद सिर्फ कानून से काम चल जाए, या रूल्स को अमेंड करना पड़े। तो ये सब चीज़ें जो है वक्त लेती हैं। ये मुमकिन नहीं है कि एक दिन में आप ये सब चीज़ें कर लें, स्पेशली जब तक डिटेल्ड ऑर्डर भी नहीं आया। तो हमने यही चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पूछा कि हमारी एक खातून जो है फरजाना कौसर साहिबा, वो इलेक्शन लड़ रही हैं इस्लामाबाद से, वो कैंडिडेट हैं, तो हम उनकी तरफ से आपसे ये सवाल करना चाहते हैं कि क्या कोई इलेक्शन में डिले होगा, इलेक्शन का प्रोसेस तब्दील होगा, उसमें एक वोटिंग का निज़ाम तब्दील होगा। तो उन्होंने कहा कि हमने ये सब बातें डिस्कस की हैं और हम आज शाम को हम एक एलामिया जारी कर देंगे कि जो प्रोसेस है वो क्या होगा और कैसे होगा। तो ये थोड़ी देर में इसमें क्लैरिटी आ जाएगी, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि प्रोसेस ये तब्दील हो सकता है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट की ने बेसिक जो फैसला करना था वो तो उन्होंने रेफरेंस को मुस्तरद कर दिया कि हाँ जो इलेक्शन है, जो सीक्रेसी है वो आइन के मुताबिक ही होगी। मगर वैसे साथ में फैसला भी दे दिया अदालत ने, एक फैसला 67 का लिख दिया। अब जाहिर है वो उस वक्त प्रिजाइडिंग ऑफिसर की गलती का मामला था, ना कि वोटर की, और अदालत ने उसी पैराए में फैसला दिया था। फिर बाद में वसीम सज्जाद साहब का भी है, बट हुकूमत यही रीड कर रही है कि ये फैसले की मिसाल देकर अदालत ने बता दिया है कि जी आपको ट्रेसेबल बनाना पड़ेगा। बुनियादी बात यह है कि अगर आप एक वोट पे ये लिख देंगे, निशान लगा देंगे कि फलाने शख्स ने वोट किया है, तो फिर मैं नहीं समझता हूँ कि उसका आप वोट क्या पाएंगे, क्योंकि वोट की बुनियादी अंसर जो वोट के अंदर होता है, जो बुनियादी फैक्टर होता है, वो सीक्रेसी होती है कि बिला खौफ व ख़तर एक शख्स अपने ज़मीर के मुताबिक किसी को वोट दे सके। अगर हम उस सारे मामले की नफ़ी कर रहे हैं अपने वोट से, तो फिर उसको वोटिंग नहीं कहा जाएगा, तो कोई और नाम देना पड़ेगा। मगर आपकी जमात ज़रा पंजाब में तो आप लोग एक मामला तय करके परवेज़ इलाही साहब के साथ हो गया, बगैर इलेक्शन के सब मुंतखब हो गए, तो आपको अब क्या ज़्यादा परेशानी है? जो भी फैसला होता है इलेक्शन कमीशन का वो आप कबूल करेंगे अगर वो हुकूमत जो कह रही है उसकी राय के मुताबिक भी हो? तो जो फैसले भी आइन और कानून के मुताबिक होते हैं हम उनकी कबूल भी करते हैं, बात भी करते हैं। जो नहीं होते उन पर तनकीद हमारा हक है। तो ये बात बड़ी वाज़ेह है। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बारे में जब तक डिटेल नहीं आती, क्योंकि ये फैसले अब इस मुल्क के अवाम की मलकियत हैं, तो उन पर तनकीद होगी, इन चीज़ों पर तनकीद होती है। यही जमहूरी हक होता है कि जो फैसले आज सुप्रीम कोर्ट ने किया है, जो फैसला आज किया है, इसकी भी जब तमाम इसकी बातें सामने आएंगी तो फिर ही कोई बात कर सकते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो उसका भी अपना एक जिम्मेदारी है
कि वो मुल्क के अंदर शफाफ इलेक्शन कराए और निज़ाम ऐसा हो जिस पर कोई उंगली ना उठा सके। तो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन भी सर आंखों पर हैं, लेकिन निज़ाम में इतनी बड़ी तब्दीली कि हम इलेक्शन को हर शख्स जाकर देख सकता हो कि किसने किसको वोट दिया है, ये निज़ाम दुनिया में कहीं भी राइज नहीं है। बहुत शुक्रिया भाई साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, कोराम पर बात करेंगे। हमारे साथ वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब मौजूद है। फवाद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब, अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि या तो बार कोड लगाएं या फिर कोई सीरियल नंबर लगाएं। अदालत ने ज़रूर कहा है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, मगर वो ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए आर्टिकल 220 के तहत 218(3) के तहत हो। मगर अदालत फिर साथ में ये भी कह रही है कि आइन के तहत सेनेट के इलेक्शन होते हैं, जो बुनियादी तौर पर ओपिनियन मांगा गया था, जिसके तहत ऑर्डिनेंस आया था, तो वो ऑर्डिनेंस इनइफेक्टिव नहीं हो गया। और जब अदालत आइन के तहत कहती है तो बैलेट सीक्रेट ही नहीं होगा। देखिए शायद इसमें जो हुकूमती इस्तदलाल था वो तो ये था कि सियासी जमातों को ये हक हासिल है कि वो उनके अरकान जिसको वोट डाले वो उनका वोट देख सकें कि उन्होंने किसको जो है वो वोट डाला है। जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने इस राय से इत्तफाक नहीं किया और उन्होंने कहा है कि अगर आपने ये करना है तो फिर इसके लिए आपको आर्टिकल 226 में तरमीम करनी होगी। लेकिन उसके साथ जो दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने की वो ये की कि जो एब्सोल्यूट जो एक खुफिया राय दही का जो एक हतमी तौर पे हो जाती है वो भी दुरुस्त नहीं है। और उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज को तो हम ये राइट नहीं दे सकते विदाउट अमेंडमेंट इन आर्टिकल 226 कि वो अपने वोटर का देख सकें कि उन्होंने वोट किसको डाला। लेकिन इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 218 के तहत शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए ये जो तरीका है वो इख्तियार कर सकता है। अब चूंकि उन्होंने उसमें जो केस भी न्याज केस भी जो है वो कोर्ट किया है और उससे उन्होंने कहा है कि जो सीक्रेसी ऑफ बैलेट है वो हतमी नहीं है, जिसका मतलब ये है कि उसको दूर करने के लिए या एक प्रेसिडेंट बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने बहरहाल बैलेट पेपर जो है उसको ट्रेसेबल बनाना है इलेक्शन कमीशन के लिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले के जरिए इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में बहुत इजाफा कर दिया है और अब इलेक्शन कमीशन के पास जाहिर है दो ही रास्ते हैं, या तो वो ट्रेसेबल बैलेट जारी करेंगे या अगर वो सुप्रीम कोर्ट से वजाहत चाहते हैं तो वो जो सेनेट का इलेक्शन है उसको थोड़ा आगे ले जाएंगे और वजाहत मांगेंगे। ऐसा मगर इसमें ज़ाहिर अदालत ने 1967 का ये फैसला दिया है, 73 के आइन से पहले का है, सेनेट के मामलात से पहले का है। वसीम सज्जाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, वो बता रहे हैं 86 में उनका फैसला है उस केस का, जिसमें क्योंकि कुछ बैलेट पेपर्स पर मार्क्स थे, किसी ने कोई दायरा बनाया हुआ था, तो अदालत ने वो मुस्तरद कर दिए थे कि जी ये सीक्रेसी की खिलाफ वर्जी हो रही है, इसलिए बैलेट मुस्तरद होते हैं, सीक्रेसी की पासदारी होनी चाहिए। तो अदालत का बाद का एक फैसला आइन के आने के बाद नहीं, लेकिन देखिए जो सजाद साहब का फैसला था ना उसमें एग्जैक्टली उसी रीजन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने सीक्रेसी ऑफ बैलेट मेंटेन की थी, जिसके ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट सीक्रेसी ऑफ बैलेट को मेंटेन करने के खिलाफ फैसला दिया है, हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ। जो बुनियादी नुक्ता है वो तो ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो शफाफ इलेक्शन का इनेकाद यकीनी बनाएगा। अब शफाफ इलेक्शन के लिए जो सुप्रीम कोर्ट को ने हुकूमत की जो इस्तदा थी कि आप पॉलिटिकल पार्टीज को राइट दे दें कि वो वोट दे सके, उससे इत्तफाक नहीं किया और कहा कि आप उसके लिए आर्टिकल 226 जो है उसको अमेंड करें। लेकिन इलेक्शन कमीशन को वो इख्तियार देते हैं कि आपने सीक्रेसी ऑफ बैलेट को एक तरफ रख के ये शफाफ इलेक्शन की को यकीनी बनाना है और अगर कोई आपके पास नुक्ता आता है तो उसकी तहकीक करनी है। लिहाजा ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रिंसिपल, सुप्रीम कोर्ट तो देखे ना हर केस के वाकयात तो अपने होते हैं, उन्होंने तो असूल ले डाउन करना होता है और असूल सुप्रीम कोर्ट ने ये ले डाउन इसमें कर दिया है। अब इलेक्शन कमीशन के पास जाहिर है सुप्रीम कोर्ट का जो अहकामात है उस पर अमल दरामद तो इलेक्शन कमीशन ने लाजमन करना है। सर मगर जो इस वक्त एक तो तफसीली फैसला नहीं है, दूसरा आप ऑर्डिनेंस पहले इसलिए लेकर आए थे और उसको मुंसलिक किया था अदालती फैसले के साथ कि एक दफ़ा जब स्केड्यूल अनाउंस हो जाए तो जो रूल्स हैं उसमें तब्दीली नहीं हो सकती, इसलिए हम ऑर्डिनेंस पहले लेकर आ गए हैं। मगर जब आपका ऑर्डिनेंस इनइफेक्टिव हो गया इस फैसले की रोशनी में, क्योंकि अदालत ने कह दिया कि आइन के तहत होगा, तो फिर रूल्स तो बहरहाल स्केड्यूल अनाउंस होने के बाद ही तब्दील हो रहे हैं और एक दिन पहले तब्दील हो रहे हैं। नहीं, रूल्स तो इसमें ना तब्दील हो रहे हैं ना ही ऑर्डिनेंस की तो रेलिवेंस नहीं रह गई। अब तो जो रेलिवेंस है वो आर्टिकल 218 की है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया है कि वो ट्रांसपेरेंसी ऑफ इलेक्शंस को यकीनी बनाने के लिए वोट जो है उसको ट्रेसेबल बनाएगी। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने आईनी प्रोविजन को कहा है
तो जो जाहिर है आइन जो है वो तो रूल से बहुत बालातर चीज है। मगर ट्रेसेबल बनाने का तो नहीं कहा, उन्होंने कहा ट्रांसपेरेंट हो, जिसमें कोई भी मेजर्स लेने हो, जिसमें टेक्नोलॉजी यूटिलाइज करनी हो, कुछ भी करना हो, ताकि अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को वो पूरा कर सकें ऑनेस्टली, जस्टली और फेयरली, जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है। ट्रेसेबल बनाने का नहीं कहा अदालत। नहीं, जो सीक्रेसी और बैलेट की उन्होंने हतमियत खत्म जब कर दी तो जाहिर है, तो उसका मतलब तो यही है ना कि इलेक्शन कमीशन जो है वो वोट की जो एक हतमी खुफिया रायदही का असूल था उसको एक तरफ रख दे और तहकीकात के लिए उसको इस्तेमाल करेगा। तो तहकीकात कैसे करेगा अगर वोट वो ट्रेसेबल नहीं बनाएगा? मगर जब अदालत खुद ये भी कह रही है कि बाय कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, तो आइन के आर्टिकल 226 की खिलाफ वर्जी नहीं हो जाएगी जो सीक्रेसी की बात करता है? वही तो मैंने आपको जो डिफरेंशिएट करके बताया कि पॉलिटिकल पार्टीज को उन्होंने ये राइट नहीं दिया कि वो सीक्रेसी और बैलेट को इफेक्ट कर सके, उन्होंने ये राइट इलेक्शन कमीशन को दिया है। सो इलेक्शन कमीशन के तो इख्तियारात में इजाफा हो रहा है, तो क्यों इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियारात में इजाफा नहीं करेगा और इलेक्शन कमीशन क्यों सुप्रीम कोर्ट के इन अहकामात को नहीं मानेगा? और फैसला जो दिन में आपने कहा था कि फैसला जो भी इलेक्शन कमीशन का होगा वो कबूल करेंगे, तो जो भी फैसला होगा वो कबूल करेंगे आप इलेक्शन कमीशन का? देखिए, फैसला तो ये इलेक्शन कमीशन का और जाहिर है सुप्रीम कोर्ट का मामला है ना। हमारे लिए तो दोनों इदारे बहुत ही मोहतरम है और दोनों का जो एहतराम है वो हमारे पर लाजम है। वो ये बात ये है कि जो भी फैसला वो करेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट जाने और इलेक्शन कमीशन जाने हैं, तो उनका एक मानना है। लेकिन जो आईनी पोजीशन जिस तरह मैंने आपके सामने अर्ज की, वो तो जाहिर है कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बाउंड है। बहुत शुक्रिया वजूद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। देखते हैं इलेक्शन कमीशन का फैसला करता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।